हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश आपका जॉन टेक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि इन क्वेश्चंस के थ्रू हम आपके पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करवा सकें या सब्जेक्ट को रिवाइज प्रॉपरली कर लो आप। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग items in group 1 for their correctness with the corresponding appropriate terms given in group second and group third। तो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं अपने को और उनको ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के साथ मैच करना है। तो हम देखते हैं, पहला ग्रुप फर्स्ट में पहली प्रॉपर्टी दी गई प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फर्स्ट पर यूनिट एरिया, या अपन कहें कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से अपन देखना चाहें तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पर यूनिट एरिया जो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो अपना प्रेशर होगा। ठीक है ना? तो प्रेशर देखते हैं, ग्रुप सेकंड में दिया गया पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी और पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो पाथ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी अपनी हीट एंड वर्क है, अपने को पता है, और पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। अगर अपन देखें कि अगर पहले पाथ से अगर अपन जाएं, एक पाथ से दूसरे पाथ पर अगर अपन जाएं, एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है, यहाँ से अपन किसी पाथ से जाएं और अपनी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, यहाँ पे P2 T2 मान लेते हैं, कोई प्रेशर और टेम्परेचर है, तो अपन किसी भी पाथ से चले जाएं, यहाँ पर किसी भी पाथ से, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, तो अपने प्रेशर और टेम्परेचर उस स्टेट पर, उस इंस्टेंट पर सेम रहेंगे। तो प्रेशर अपना कैसा हो गया? पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। अब ग्रुप थर्ड में दे रखी है प्रॉपर्टी कैसी? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। इन प्रॉपर्टी को अपन ने क्लासीफाई किया था कि प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डिपेंडेंट ऑन मास। तो अगर अपन फॉर एग्जांपल अगर अपन एक रूम में एयर है और उस एयर का 10 किलोग्राम लें और उस प्रेशर को मेजर करें तो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, और अगर अपन 1 किलोग्राम लें और उसको मेजर करें तो भी प्रेशर अपना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आएगा। तो प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अपना ये इससे मैच करेगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा P2X। अपना आप देखते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 1 किलोग्राम ऑफ मीथेन इज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 6.4 लीटर। एक मीथेन गैस ली है अपन ने, वो एक सिलेंडर में इनक्लोज है, इसका अपने को वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है। प्रेशर दे रखा है 18.56 मेगापास्कल और टेम्परेचर दे रखा है 13 डिग्री सेल्सियस। तो अपन डेटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम अपने को गिवन है 6.4 लीटर, मीन्स 6.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद अपने को प्रेशर गिवन है 18.56 मेगापास्कल। इसको अपन किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 18.56 इंटू 10 की पावर 3 किलो पास्कल। इसके बाद वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, अपने को टेम्परेचर गिवन है 13 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 286 केल्विन। ओके, अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? अपने को मॉलिक्यूलर मास दिया गया है मीथेन का 16 किलोग्राम पर किलो मोल। ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गिवन है अपने को और अपने से पूछा गया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z बराबर होता है PV/RT। यहाँ पर अपने को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो गिवन है, लेकिन अपने को R गिवन नहीं है। R होता है अपना कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो R निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा, रिलेशन अपने को पता है R बार अपॉन M। तो R की वैल्यू रखेंगे 8.314, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखी, मॉलिक्यूलर मास रखा 16, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.519। तो अपना R आ गया निकल कर। आपने को सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है सारी की सारी। Z अपना निकल के आ जाएगा। Z बराबर प्रेशर था अपना 18.56 इंटू 10 की पावर 3 इंटू वॉल्यूम था 6.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन
आर की वैल्यू थी 0.519 और टेम्परेचर था अपना 286। अपन ने सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सब एक ही यूनिट में रखी हैं, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जेड बराबर यहाँ से कैलकुलेट करने पर आएगा आंसर 0.8। ऑप्शन देखते हैं अपन, 0.8 इज करेक्ट ऑप्शन। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ इसमें आपको, जो आइडियल गैस होती है उसके लिए अपना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यूनिटी या 1 होती है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है तो इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। An electric iron of 2 kilowatt rating has a mass of 1 kilogram. It is fitted with a thermostat to trip the power at 90 degrees Celsius. Assuming that the iron is adiabatic, specific heat to be 1 kilojoule per kilogram Kelvin and initial temperature to be 30 degrees Celsius. The time required for the iron to trip when turned on will be. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेटिंग 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट मतलब अपने को पावर दे रखी है उसकी आयरन की 2 किलोवाट, मीन्स 2 किलो जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2 किलो जूल पावर लेती है ये। ओके, तो क्या बोल रहा है वो आगे कि वो उसके साथ थर्मोस्टेट के साथ वो एक फिट है और 90 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो ट्रिप हो जाती है, वो ये बोल रहा है। और इनिशियल टेम्परेचर अपने को गिवन है उसका कि जब अपन उसको चालू करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस से चालू होगी अपनी प्रेस। ओके, तो वो ये बोल रहा है कि ट्रिप होने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो अपने को गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस पे अपन ने कोई प्रेस ऑन की, वो 90 डिग्री सेल्सियस पे जाएगी, तब वो क्या होगी, ट्रिप होगी। ओके, तो इस ड्यूरिंग टाइम कितना लगेगा, टाइम पूछ रहा है अपने से वो। ठीक है, तो सीधी सी बात है 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो हीट रिक्वायर्ड चाहिए, हीट चाहिए होगी उसको अपने को। हीट 30 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट कैसे निकालेंगे, Q बराबर अपन जानते हैं mc डेल्टा टी। अपने को C और M गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है, तो 1 इंटू 1 इंटू 60, तो अपना आ गया ये 60 किलो जूल। ये हीट रिक्वायर्ड होगी अपने को 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए। उस प्रेस को 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचाने के लिए अपने को इतनी हीट देनी है। अब एक सेकंड में वो कितना लेती है, 2 किलो जूल, तो 60 किलो जूल कितने टाइम में लेगी, यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हो, 30 सेकंड लगेगा आंसर, 30 सेकंड टाइम लगेगा। ओके, करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। A system containing air undergoes a change of state from P1 V1 to P2 V2 whose values are 0.5 megapascal and 0.287 मीटर क्यूब पर किलोग्राम और एंड दिस एंड दिस। तो अपने को दो स्टेट दी गई हैं और उनकी कंडीशंस दी गई हैं। तो अपने से पूछ रहा है कि वो स्टेट 1 से स्टेट 2 कोई भी प्रोसेस होगा तो वो प्रोसेस कौन सा होगा। तो अपने को उसका सबसे बेस्ट अप्रोच है कि अपन जनरलाइज स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं, पीवी की पावर के बराबर कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी अपने को सूट करेगी उसके हिसाब से अपन इसका आंसर लगा देंगे। तो इसके लिए अगर अपन लिखें P1 V1 की पावर के बराबर P2 V2 की पावर के। ओके, दोनों तरफ इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1 की पावर के। ओके, अब अगर अपन इसका लॉग लें दोनों तरफ तो ln P1 अपॉन P2 बराबर ln के बाहर आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ln V2 अपॉन V1 कैसे आया, जैसे मान लो कोई अपने पास होता है log a की पावर x, तो इसको अपन लिख सकते हैं x log a। ओके, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज करिए अपन ने, तो वहां से ये आया है। अपने को वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे अपन। ln P1 कितना दे रखा था अपने को 0.5 मेगा पास्कल अपॉन P2 था 0.1 बराबर के ये ln, ये वैल्यू थी अपनी, V2 था अपना 1.435 अपॉन ये था 0.287। तो अपन इसको अब अपने को आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेशन थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ln ये तो 5 हो गया, के ये ln ये 1.435 को 1.5 लिख लेते हैं और 0.287 को
3 लिख देते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 5 जा 15, ये ln5 से ln5 गया, तो k बराबर अपना आया 1। तो k बराबर 1 यहाँ पे रखोगे तो पी वी बराबर सी, ये किसकी इक्वेशन होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है, तो अपना आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोबैरिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कांस्टेंट एंट्रोपी, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। इन सब के लिए वैल्यूज हैं, अपन आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन आइडियल गैस इज हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम until its temperature is doubled and it's expanded isothermally till it reaches the original pressure. Finally the gas is cooled at constant pressure till it is restored. ये अपने को क्या बोल रहा है? अपने को एक प्रोसेस दी गई है, इसने अलग अलग प्रोसेस दी है, उससे एक साइकिल कंप्लीट करवा रहा है, और साइकिल में कितना नेट वर्क डन होगा ये अपने से पूछा गया है। तो अपन सबसे पहले साइकिल बनाते हैं इसका, ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पर अपन साइकिल बना रहे हैं। उसने अपने को पहला स्टेटमेंट देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो वर्टिकल लाइन होगी। अब वर्टिकल लाइन खींच दी अपन ने एक, ओके। अब प्रोसेस 1 से 2 जाएगा या 2 ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ये देखना है अपने को। तो उसके लिए अपन देखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो गैस इक्वेशन लगाई अपन ने, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V1 बराबर V2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। यहाँ से अपने को पता है प्रेशर और टेम्परेचर इनवर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, तो अपन 1 से 2 इस तरह से जाएंगे, ओके। जहाँ से 1 से 2 गए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या बोला? डबल हो जाता है, ये उसने बोला है टेम्परेचर जो होता है डबल हो जाता है, तो अपन यहाँ से प्रेशर में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे P1 अपॉन P2 बराबर हो जाएगा T1 अपॉन T2, और कंडीशन क्या गिवन दी है उसने? T2 बराबर 2T1, ये बोला है उसने, इनिशियल का डबल हो जाता है प्रेशर अपना, ओके। तो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अब इसमें वैल्यू निकालेंगे प्रेशर की। तो P1 अपॉन P2 T1 अपॉन T2 वैल्यू पुट करोगे तो P1 बराबर P2 बराबर 2P1 आ जाएगा, तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो P2 बराबर क्या जाएगा? अपना रिजल्ट निकाला अपन ने, P2 बराबर 2P1, ओके। यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई अपनी, ठीक है। अब देखते हैं 2 से 3 नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोल रहा है वो। एक्सपेंशन हो रहा है इसका आइसोथर्मली और ओरिजिनल प्रेशर तक जा रहा है वो। तो एक्सपेंशन में क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो एक्सपेंड किया अपन ने इसको, आइसोथर्मली है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और कहाँ तक लेके गए? इनिशियल तक, इनिशियल प्रेशर तक, ये यहाँ तक लेके गए, 1 2 3 हो गया, ये आइसोथर्मली यहाँ तक चला गया। उसके बाद बोल रहा है वो कि गैस कूल होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है कब तक? वो रिस्टोर नहीं कर ले खुद को, अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाए। इनिशियल कंडीशन यहाँ से शुरू की थी यहाँ पे, तो अपन ये ऐसे आएगा वापस, ओके। तो ये पूरा साइकिल होगा अपना, ओके। अब वो बोल रहा है कि इस साइकिल में नेट वर्क डन कितना हुआ वो अपने को बताना है, ओके, ठीक है। तो W नेट निकालने का तरीका, बहुत सारे तरीके हैं W नेट निकालने के, अपन अलग अलग अप्रोच है। अपन क्या करते हैं, हर प्रोसेस का अपन वर्क डन निकालते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, W नेट आ जाएगा अपना। तो W 1 से 2 करा प्लस वर्क डन 2 से 3 करा प्लस W वर्क डन 3 से 1 जो आया, ये निकाल लेते हैं अपन, ओके। तो देखिए W 1 से 2 वर्क डन 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो 0 होगा, प्लस 2 से 3 आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? MRT2 ln P2 अपॉन P3, ओके, प्लस हाँ, इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 और V1 माइनस V3। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, PdV वाला फंडा लगाया, ओके। आगे करा अपन ने इसको,
तो ये तो 0 है, ये तो लिख गए नहीं, ये आएगा MrT2ln P2/P3। देखो यहाँ से 2 से 3 प्रोसेस है अपना, तो 2 से 3 प्रोसेस में अगर अपन आइसोथर्मल प्रोसेस है 2 से 3, तो P2/P3 निकालना है अपने को। तो P3 और P1 बराबर है अपने। ओके, P3 बराबर क्या है P1, ये अपने को पता है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू लिखते हैं ln P2/P1। P2/P1 यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। P2 कितना है 2P1, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं P1V1 माइनस P1V3। ओके, अब देखो MrT2 अपन ने क्या किया, देखो अब देखेंगे कि अपना ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में किस तरह से दिया गया है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं अपन, तो RT1 की फॉर्म में है, T1 की फॉर्म में है सिर्फ अपना, तो सबको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे सबको। ओके, तो ये तो टेम्परेचर की टर्म में है ही, ये अपना आ गया ln2 आ गया, प्लस P1V1 को क्या लिख सकते हो MrT1। ओके, T1 की टर्म में होना चाहिए सब कुछ, सबको T1 में लिखना है। P1 बराबर P3 था, तो इसको P3V3 लिखा। ओके, Mr ये 2T1 हो गया, ठीक है, T2 बराबर 2T1 था, ln2 प्लस ये हो गया MrT1 माइनस ये हो गया MrT3। ठीक है, अब T3 को क्या लिखेंगे अपन, T3 बराबर क्या है T2 है, क्योंकि आइसोथर्मल 2 से 3 आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो T3 बराबर T2 है, तो ये बन जाएगा 2MrT1 ln2 प्लस MrT1 माइनस MrT2। अब T2 बराबर T1 है, T2 बराबर 2T1 है, तो इसको लिखेंगे 2MrT1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो MrT1 सब जगह से कॉमन है, तो MrT1 अपन ने कॉमन ले लिया, ये 2ln2 बचा। ओके, और ये -1 आ गया। ठीक है, MrT1 2ln2 -1, क्योंकि MrT1 में से -2 MrT1 गए तो अपना बच गया ये 2 है, तो अपना क्या बच गया ln2 2ln2 -1। अब अपने से क्या पूछा, क्या है अब देखो, अब और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, उसने पूछा है नेट वर्क डन पर मोल, तो इसको मोल की टर्म में कन्वर्ट करेंगे और पर मोल निकाल लेंगे अपन। कैसे करेंगे देखिए, अपने को मास गिवन है, मास में और मोल में अपने को रिलेशन पता है, क्या जानते हैं अपन, n बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया यहाँ से n m, और r और उसमें रिलेशन पता है अपने को, तो r बराबर होता है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, तो n m ये r बार अपॉन m इंटू T1 इंटू 2ln2 -1। ओके, ये m से m कैंसिल हो गया, तो अपना आ गया W नेट, कितना आया अपना W नेट आया अपना n r बार T1 2ln2 -1 पर मोल निकालना है, तो W नेट अपॉन मोल पर मोल, ये r बार T1 2ln2 -1, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, r बार T1 2ln2 -1, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे अपना, एयर एट मास फ्लो रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर सेकेंड एंटर्स ए टर्बाइन एट 0.5 मेगापास्कल एंड 1200 केल्विन एंड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। अपने को बताया है कि एक टर्बाइन है, अपने पास एक टर्बाइन है, इसमें क्या है, इसका हम अपने को मास फ्लो रेट दे रखा है 2 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, प्रेशर अपने पास इनिशियल कंडीशन दिए, इधर प्रेशर दिया है 0.5 मेगापास्कल। ओके, एंड टेम्परेचर दिया है अपने को
100 केल्विन। ओके, एंड विद द वेलोसिटी v1 दिया है अपने को 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, एक्सपेंड किया और एक्सपेंड होने के बाद उसका प्रेशर हो जाता है P2 है उसका P2 है उसका 0.1 मेगा पास्कल। ओके, और टेम्परेचर है उसका 800 केल्विन हो जाता है, और वेलोसिटी एग्जिट वेलोसिटी दे रखी है उसकी v2 बराबर 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग, हीट लॉस Q सराउंडिंग में कितना हो रहा है 50 किलोवाट, तो वो बोल रहा है पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन इन किलोवाट, तो वो वर्क कितना देगा ये अपने को निकालना है, ये पूछा है अपने से उसने। टरबाइन क्या करता है, प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और अपने को वर्क इनपुट देता है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टरबाइन। ओके, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी का, स्टेडी फ्लो का क्वेश्चन है, तो इसमें अपन लगाते हैं m डॉट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं बाय SFE m डॉट H1 ओके प्लस V1 स्क्वायर m डॉट V1 स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये सब वैल्यू किस में है, किलो जूल में, किलो में है, और ये अपनी मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2000 से डिवाइड, मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो में कन्वर्ट हो गया V1 स्क्वायर प्लस dq अपॉन dt, ये अपने को गिवन है, बराबर m बराबर m डॉट H2 प्लस m डॉट V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस dw बाई dt, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये अपने को निकालना है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। m डॉट ये बनेगा H1 माइनस H2 प्लस m डॉट अपॉन 2000 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस dq बाई dt बराबर अपना आएगा dw बाई dt। ओके, इसमें अपन वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट करते हैं m डॉट। अब अपने को ये नहीं पता है इसका, h को क्या लिख सकते हैं CP/T1। ओके, CP/T1 माइनस T2, ठीक है, CP कॉमन ले लिया, प्लस m डॉट अपॉन 2000 V1 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस dq बाई dt बराबर dw अपॉन dt। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं अपन इसकी CP की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आओ, एयर बोला है उसने, एयर, तो एयर के लिए CP और CP की वैल्यू याद रखना। CP की वैल्यू होती है एयर के लिए 1.005, तो m डॉट कितना था 2 इंटू 1.005, T1 कितना था 1200, 1200 माइनस T2 ये था 1200, ये था 800, 800, ठीक है, प्लस 2 अपॉन 2000, ये है अपना V1 कितना था रखा था V1 की वैल्यू कितनी थी 20 का स्क्वायर माइनस ये था 80 का स्क्वायर। ओके, प्लस अब देखो हीट लॉस, हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रही थी, तो हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग इज नेगेटिव, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। हीट मतलब सिस्टम से कोई हीट रिजेक्ट हो रही है तो नेगेटिव लेंगे, और सिस्टम में हीट इन हो रही है तो अपन उसको पॉजिटिवली लेंगे। ऐसे ही वर्क डन के लिए वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ओके, तो ये आएगा अपना माइनस, कितनी हीट लॉस हो रही थी 80, 50,
50 किलो हीट लॉस हो रही है उसमें अपनी। 50 इक्वल टू क्या आएगा, dW अपॉन dt। ओके, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इन सब की अपन। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट करोगे आप तो dW अपॉन dt अपना निकल के आएगा 748 किलोवाट। ओके, 748 किलोवाट निकल के आएगा, तो अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं। सेवन 46 नियर बाई आंसर है, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A car tire of volume 0.05 meter cube is inflated to 300 kilopascal at 300 Kelvin। मतलब क्या है, एक कार का टायर है जिसको अपन ने क्या करा, जिसका वॉल्यूम अपन को देखा 0.05 मीटर क्यूब, और वो उसमें एयर भरी और कितने पे 300 और 300 किलोपास्कल प्रेशर और टेम्परेचर दे रखा है अपने को। मतलब अपने को क्या है, वॉल्यूम गिवन है, कार टायर का वॉल्यूम गिवन है 0.05 मीटर क्यूब। ओके, और प्रेशर गिवन है P1 गिवन है अपने को 300 किलोपास्कल, और टेम्परेचर गिवन है अपने को 300 केल्विन। आफ्टर दैट कार इज ड्रिवन फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे चलने के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इसका T2 अपने को निकालना पड़ेगा, और P2 अपने को गिवन है 333 किलो पास्कल। ओके, अब एज्यूम एयर एज आइडियल गैस। एयर को अपन ने कैसे लेना है, आइडियल है, ये एयर कैसी है, आइडियल गैस है। ओके, और CV की वैल्यू अपने को गिवन है, CV की वैल्यू गिवन है अपने को 21 जूल पर मोल। यूनिट का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना, जूल पर मोल केल्विन, ये अपने को इसकी CV गिवन है अपने को। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है अब अपने से। ठीक है, तो चेंज इन DU बराबर क्या होता है, mCV/dt होता था। ओके, लेकिन अपने को क्या बोला है, इसने यहाँ पे पर मोल लिए, तो अपना DU यहाँ पे क्या हो जाएगा, CV/dt हो जाएगा। अब इसको लिखें अगर अपन चेंज इंटरवल एग्जैक्टली लिखे तो T2 माइनस T1। ठीक है, अब T2 अपने को पता नहीं है, T2 कैसे निकालें। अब देखो ये जो गैस जो टायर है 0.5 मीटर की वॉल्यूम दिया हुआ है इसका अपने को, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, आइडियल गैस है तो PV बराबर mRT। ठीक है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल टू T, तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। ठीक है, तो P1 अपॉन T2, यहाँ से T2 निकल के आएगा अपना, T2 बराबर आ जाएगा अपना P2 अपॉन P1 इंटू T1। वैल्यू अपने को गिवन है, ये सारी वैल्यूज अपने को गिवन है। P2 की वैल्यू कितनी थी, प्रेशर कितना हो रहा था 330, ये कितना था 300 इंटू ये कितना है 300। ठीक है, टेम्परेचर अपने को गिवन है ना, ये देखिए 300 केल्विन 300 केल्विन, तो यहाँ से T2 अपना कितना आ गया, T2 अपना आ गया 330 केल्विन। ठीक है, ये T2 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे अपन, DU बराबर CV कितना है 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 330 माइनस 300, तो ये हो जाएगा अपना 300 इंटू 20, तो 30 इंटू 21, तो कितना हो गया 630 किलो जूल। ये अपना आंसर आ गया चेंज इन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना आंसर इसका होगा 630 जूल पर, किलो जूल नहीं पर मोल आएगा, किलो जूल नहीं आएगा ये, सॉरी, जूल पर मोल में आएगा आंसर। जूल पर मोल, यूनिट चेक कर लिया करो खुद से। देखो ये जूल पर मोल में था, पर जूल पर मोल केल्विन था, ये केल्विन है, केल्विन से केल्विन कैंसिल, जूल पर मोल में आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The enthalpy of vapor at inlet and outlet of water jacket at constant compressor
इज 185, मतलब अपने को कंप्रेसर दिया है, एक कंप्रेसर दिया गया है अपने को, इसकी इनलेट कंडीशन दी गई है, इसकी इनलेट की एंथैल्पी दी गई है 185 किलो जूल पर किलोग्राम, और आउटलेट की कंडीशन दी गई है, इसकी एंथैल्पी गई है पर किलोग्राम। और क्या बोल रहा है वो आगे, व्हाट इज द पावर इनपुट इन किलोवाट। अगर अपने को पावर इनपुट निकालना है और कंडीशन क्या दी है साथ में कि जो हीट रिमूव कर रहा है वो वर्क की 10% है। ओके, तो ये हीट लॉस्ट कर रहा है कुछ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अपन, व्हाट इज द, अब फ्लो रेट एम डॉट भी गिवन है अपने को, एम डॉट कितना है 75 किलोग्राम पर मिनट। अब देखो आंसर निकलवा रहा है वो किलोवाट, किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड, तो इसको अपन क्या करेंगे पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 75/60 किलोग्राम पर सेकंड। ओके, अब देखो वही कंडीशन लगाते हैं, इस पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा लेते हैं, एम डॉट H1 प्लस क्यू डॉट बराबर एम डॉट H2 प्लस W डॉट, ये अपन ने लगा ली। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ली नहीं, अपने नेग्लिजिबल मानी, जीरो मानी, ठीक है। उसके अलावा अब क्या करना है आगे, एम डॉट H1 माइनस H2 बराबर हो जाएगा W डॉट माइनस क्यू डॉट। अब देखो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ये एम डॉट H1 वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख देता हूँ मैं, जब पहले लिख लेता हूँ इसको, रुको, H2 बराबर, अब देखो वर्क इनपुट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का W इनपुट, ओके, माइनस ये हीट लॉस हो रही है तो माइनस Q लॉस्ट। ओके, अब ये वैल्यू आ गई अपनी कितनी, ये है अपना 75/60 इंटू ये H1 माइनस H2 करा अपन ने, तो 185 माइनस 210 बराबर माइनस वर्क इनपुट माइनस माइनस प्लस। अब देखो कंडीशन क्या दी है उसने कि जो Q लॉस्ट है वो क्या है 10% ऑफ वर्क इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी 0.1 वर्क इनपुट। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो 75/60 इंटू माइनस का 25 बराबर ये आ जाएगा 0.9 ऑफ वर्क इनपुट। तो इसको सॉल्व करोगे आप माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, वर्क इनपुट आएगा आपका 75/60 इंटू 25/0.9, तो वर्क इनपुट निकालोगे तो अपना आंसर आएगा अपना 34.72 किलोवाट, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखिए 34.72 कहाँ दिख रहा है, 34.72 तो नहीं आ रहा है, इसके अप्रॉक्सी पास ये है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ए रिवर्सिबल इंजन मॉडिफाइड कार्नोट इंजन है ये, एज शोन इन फिगर में दिखाया है अपने को। 500 केल्विन, 400 केल्विन, 300 केल्विन, तीन टेम्परेचर लिमिट्स दी हैं। रिसीव्स 100 किलो जूल ऑफ हीट एट 500 केल्विन, मतलब यहाँ पर वो हीट रिसीव कर रहा है 100 किलो जूल। ओके, उसके बाद बोल रहा है अनदर 40 किलो जूल एट 400 केल्विन, 400 केल्विन पे भी वो हीट रिसीव कर रहा है 40 किलो जूल, और हीट रिजेक्ट, यहाँ पर वो कोई हीट रिजेक्ट कर रहा है Q3 मान लेते हैं, जैसे मान ली Q1 मान ली, ये Q2 मान ली और ये Q3 मान ली 300 केल्विन पे, तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू। अब देखो रिवर्सिबल साइकिल दिया है तो साइक्लिक प्रोसेस अपन ये जानते हैं, फॉर रिवर्सिबल साइकिल नेट हीट बराबर नेटवर्क, ठीक है, ये अपने को पता है। तो अपन नेट हीट निकाल लेते हैं, अपन Q1 Q2 तो पता है अपने को, लेकिन Q3 नहीं पता है। अब Q3 निकालने के लिए अब रिवर्सिबल साइकिल है तो अपन क्या लगा सकते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या बोलती है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ अपॉन
टी इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन इसका, Q1 अपॉन T1 हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 अगेन हीट गिवन टू द सिस्टम माइनस Q3 अपॉन T3 हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम 0। ओके, अब Q1 अपॉन T1 ये सब तो अपने को पता है, ये है अपना 100, टेम्परेचर कितना है 500। ओके, प्लस ये है 40, ये है 400 माइनस Q3 अपॉन टेम्परेचर कितना है इसके लिए 300 इक्वल टू 0। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/5 प्लस 1/10 इक्वल टू Q3 अपॉन 300। ओके, तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 2 प्लस Q3 अपॉन 300। ओके, तो Q3 अपना आ गया 90 किलो जूल। ओके, तो नेट हीट कितनी हो गई, अब यहाँ से देख लो साइकिलिक के लिए 100 प्लस 40 माइनस 90 बराबर क्या आएगा, नेटवर्क। ओके, तो ये कितना आ गया 50। ठीक है, 50 किलो जूल ये अपना नेटवर्क हो जाएगा। दिस द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ द टेम्परेचर ऑफ रियल गैस इज इंक्रीज इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, टेम्परेचर प्रेशर प्लॉट पे बनाना है, तो अपन टेम्परेचर प्रेशर प्लॉट पे बनाया अपन ने, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ये रहा, और बोल रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो प्रेशर कर्व विल बी, तो स्लोप जो होगा टेम्परेचर प्रेशर का वो क्या होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिया अपन ने, यहाँ प्रेशर लिया, टेम्परेचर और थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये लो, ये 1 से 2 ये गए, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो देखो टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dt अपॉन dp। ठीक है, तो dt तो क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज कर रहा है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव, तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। कर्व से भी देख सकते हो तुम, स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ हॉट मेटल ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, इसका मास दे रखा है अपने को 1 kg। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट इसकी दे रखी है, C इसकी दे रखी है 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, अलाउड टू कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये है कितने पे अभी, 600 डिग्री सेल्सियस पर है, ये ठंडा होकर कहाँ पहुँचता है, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द मेटल, तो अपने को चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो अपन ds बराबर क्या जानते हैं, dq अपॉन t, ये अपने को पता है। टेम्परेचर, अब देखो चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है, dq कैसे निकालेंगे, dq अपने को mcp dt, सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगा 600 से 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो dq कैसे निकालते हैं, mcdt, cp क्या, mcdt, mcdt। ओके, अपॉन t, और लिमिट क्या है इसकी, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दो इसको, ds बाई डी क्यू T1 से T2, तो क्या आएगा, mc, ये आ जाएगा ln T2 अपॉन T1। ठीक है, अब सीधी सीधी वैल्यू निकालते हैं ds, चेंज इन एंट्रोपी की क्या होगी, 1 इंटू 1 इंटू ln, ये T2 कितना दे रखा आपने को, 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया, 600 को कन्वर्ट करो 273, 873 केल्विन अपॉन ये 30 डिग्री सेल्सियस, तो 273 करेंगे 303,
ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी ds, ये वैल्यू निकल के आएगी अपनी, सॉरी T2 उल्टा आएगा इसमें, T2 अपना 3, T2 अपना ये है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना प्रोसेस, तो T2 है अपना 303 और ये है अपना 873, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट किया अपन ने, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी लॉग में, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1.058 किलो जूल पर केल्विन। ओके, तो अपना आंसर आएगा ये आंसर करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A large furnace can supply heat at temperature of 1200 Kelvin। ये अपने पास कोई फर्नेस है, ये 1200 केल्विन पर है और ये अपने को क्या देती है, ये हीट सप्लाई करती है। हीट सप्लाई कितना कर रही है, ये स्टीडी रेट से 3200 किलोवाट हीट देती है ये अपने को। द एम्बियंट टेम्परेचर जो है अपना, जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो कितना है, एम्बियंट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अवेलेबिलिटी पूछ रहा है वो ऐसे एनर्जी की। तो मान लो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जो एनर्जी अपने पास है उसका जो यूजफुल एनर्जी अपन जो यूज कर पा रहे हैं एनर्जी को, उसको बोलते हैं अपन अवेलेबिलिटी। और जो लॉस हो गई, जो रिजेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखो अगर अपन उसके साथ बताऊं मैं आपको कॉन्सेप्चुअली, तो जैसे मान लो कोई दो रिजर्वायर है अपने पास, ये T1 ये T0, ओके, और ये यहाँ से हीट लेता है और यहाँ रिजेक्ट कर देता है, ये कुछ हीट लेता है और अपने को क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो ये जो वर्क मिल रहा है ये अपने पास क्या है, अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सीधा सा फंडा, ये क्यू हीट सप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर अपन को एफिशिएंसी बताओ इसकी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड। तो सिमिलरली यहां पर करते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 1 माइनस T0 अपॉन T1, ऐसे तो निकालेंगे एफिशिएंसी। तो इसको हीट सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो, अपने को अवेलेबल एनर्जी आ जाएगा, या अवेलेबिलिटी बात है कि एक्सर्जी ही बोलते हैं इसको अपन। तो अवेलेबिलिटी अपना होगा Q1 इंटू 1 माइनस T0 अपॉन T1। अब वैल्यू रख लो 3200 इंटू 1 माइनस T0 कितना है 1200, नहीं 300, और ये कितना है 1200, 273, हाँ 300 हो गया और ये 1200 हो गया। तो इसे वैल्यू निकालोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 3200 इंटू 3/4 2400 किलोवाट अपनी एनर्जी आएगी। डी विल बी अपना करंट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। In a cyclic process, the heat transfer are 30 joule, -50, -10 joule and 60 joule. Net work for the cyclic process. तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए अपने पीछे भी देखा था, साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क, ओके, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, ठीक है, ओके। अब देखो नेट हीट कितनी है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट और हीट सप्लाइड 60 जूल की। तो ये अपना W नेट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 60, तो W नेट अपना आएगा 30 किलो जूल, ओके। बिल्कुल बेसिक फंडा है, ये लगा दिया अपन ने, ये आप ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the time taken by a system to execute a process through a finite gradient is infinitely large, the process become। अब देखो क्या बोल रहा है वो, कि एक प्रोसेस है जो फाइनाइट ग्रेडियंट से हो रहा है
और इन्फाइनाइटली लार्ज है, मतलब बहुत टाइम हो रहा है लेकिन फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो सीधी सी बात है, जब भी फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल, ओके, इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि जो अपने पाथ को रिवर्सली फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, या मतलब सिस्टम या साउंड में कोई इफेक्ट छोड़ता है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गया और सेम पाथ को उसने रिवर्स कर लिया विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग एंड उसको सराउंडिंग को बिना इफेक्ट किए, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अपना प्रोसेस कौन सा होगा, फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट करेक्ट आंसर गिवन बिलो। अपने को 2 लिस्ट दी गई है और उससे अपने को क्या निकालना है, इसको मैच कराना है अपने को। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैटर, देखो सिस्टम जो होता है, सिस्टम क्या होता है, कोई भी अपना जिसकी अपने को स्टडी करनी है वो जोन या रीजन, उसको अपन सिस्टम बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें लिखा है क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन इन द थर्मोडायनामिक, जो अपन कंसिडरेशन लेते हैं, जिसको कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम। तो डी का तो हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। अब सिस्टम 2 तरह का होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ना मास का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। तो इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल, मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, मतलब क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कौन सा दिया, 3, तो ए का होगा 3, ठीक है। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन और स्टेट। हाँ देखो पहले सी को देख लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल, तो मास का ट्रांसफर जिसमें हो रहा है वो क्या जाएगा, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम कौन सा है, 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अगर तुम एक जगह से चले और वापस से घूमते घूमते उसी जगह आ गए तो तुमने एक साइकिल कंप्लीट किया, तो वही बोल रहा है ये कि एनी प्रोसेसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें वो वापस घूम के अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको अपन साइकिल बोलते हैं। अपन ने देखे सारे के सारे रिवर्स जितने भी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये जो भी है जहाँ से शुरू होते हैं वहीं आते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको साइकिल बोलते हैं अपन। तो इसका हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। अब देखो चेक कर लेते हैं 3 4 1 2 कहाँ दिख रहा है, 3 4 1 2, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अपने को लिस्ट 1 में n की वैल्यू दी गई है और लिस्ट सेकंड में अपने को एक कर्व दिए गए हैं, तो अपने को इसके हिसाब से सेट करना है कि कौन सा किससे मैच करेगा। तो देखो अपने को पता है जनरलाइज फंडा यूज़ करते हैं, पी की पावर k बराबर कांस्टेंट। तो अगर अपन क्या करें, d इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो dp, p का डिफ्रेंशिएशन v की पावर k ऐसा का ऐसा प्लस k v की पावर k -1 dv और p ऐसा का ऐसा बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, dp अपॉन dv, dp अपॉन dv निकालते हैं तो क्या आएगा। तो इसको करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, एक मिनट रुको, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। dp v की पावर k बराबर इसको लिख सकता हूँ माइनस p k dv इंटू वी की पावर k -1, ठीक है। तो देखो v की पावर k इंटू डी पी बराबर माइनस p ऐसा का ऐसा k ऐसा का ऐसा, v की पावर k -1 को क्या लिख सकते हैं, v की पावर k अपॉन v और ये dv। तो v की पावर k से v की पावर k कैंसिल हो गया, तो dp अपॉन dv क्या आया अपना माइनस k p अपॉन v, ठीक है। देखो अब माइनस k p अपॉन v आ गया। अब अपन यहाँ से ये क्या है अपना dp अपॉन dv क्या है, स्लोप है अपना,
ठीक है, तो पहला प्रोसेस देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो वन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के लिए अपना dP अपॉन डी स्लोप क्या दिख रहा है अपने को, 0 दिख रहा है, तो इसका स्लोप 0 होगा। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। K की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो K की वैल्यू 0 किसके लिए होगी, इसके लिए क्या होगा, D। ठीक है, A D का 1 ऐसे कर लेते हैं, D का हो जाएगा 1। ठीक है, उसके अलावा अब आगे वापस चलते हैं दूसरे वाले इसके लिए, 1 से 2 प्रोसेस। 1 अब देखो स्लोप अपने को पता है, दोनों के केस में अपने को पता था स्लोप क्या क्या होता है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, गामा, और K की वैल्यू उसके लिए कितनी होती है, 1 माइनस PYV। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से प्रोसेस, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट आएगा, K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। K की वैल्यू किसके लिए होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 1 हो जाएगी। अब K की 1 ज़्यादा होता है, 1.4 ज़्यादा होता है, 1.4 ज़्यादा होगा 1 से। तो एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा ज़्यादा होगा किससे, आइसोथर्मल से। तो देखो स्लोप खींच के देख लो, किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, इसका दिख रहा है या इसका दिख रहा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका क्या आएगा, 1.4 का कितना हो जाएगा, 3, आइसोथर्मल का कितना हो जाएगा, 2। अब देखो इसका स्लोप कितना है, इनफाइनाइट है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी, ये 0 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो सीधी सी बात है, ये इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपना क्या बनेगा, A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। अपना ऑप्शन क्या बनेगा इसमें आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अपना। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ वापस से, dP अपॉन dB बराबर माइनस K PYV आ गया अपना। ठीक है, अपने को K की वैल्यू या n मान लेते हैं, यहाँ पर n दे रखा है तो n मान सकते हो आप, तो n मान लेते, तो यहाँ से वैल्यू ये PYV इधर रख देते। इसके अलावा अब ये dP के, अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए dP 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dV 0, तो 1/0 कितना, इन्फिनिटी, तो K की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए n की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो ये आ गया, और उसके लिए 1.4। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप देख लो, जिसका स्लोप क्या है, ज़्यादा होगा, एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होगा, तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा आ गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, कंसीडर द फॉलोइंग, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, प्रेशर, विच ऑफ दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। वो बोल रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, 12 mv², मतलब मास पे डिपेंड कर रही है, तो ये नहीं होगी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कि कितना कंडक्ट करवाती है अपने अंदर से हीट को वो। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कोई भी एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का 10 ग्राम का टुकड़ा लो, 50 ग्राम का टुकड़ा लो, या 10 किलो का टुकड़ा लो, सबकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी क्या, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रेशर पे आ जाओ, प्रेशर क्या है, अपन ने पीछे देखा है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो 3 और 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। एंट्रोपी अपना इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं है, मास पे डिपेंड करेगी एंट्रोपी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड, दोनों को मैच कराना है। एक में थर्मोमीटर दी हुई है, एक में थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी दी हुई है। थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर रीड करता है, अपने को टेम्परेचर के बारे में बताता है। और थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो थर्मोमीटर यूज करता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। तो देखो मरकरी इन ग्लास अपन देखते हैं, मरकरी इन ग्लास मतलब अपन जो डॉक्टर के पास जो देखते हैं उसमें मरकरी होता है, वो टेम्परेचर को रीड करता है, और मरकरी की लेंथ ऊपर नीचे होती है, तो वो टेम्परेचर पता चलता है। तो लेंथ अपने को दी नहीं है, लेंथ को अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम से। तो मरकरी टेम्परेचर, मरकरी ग्लास का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, ओके, ये 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ओके। तो ए का क्या हो गया, 3। ठीक है, थर्मोकपल किस पे काम करता है, सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है ना,
मतलब दो कोई डिफरेंट मेटल लिए या डिफरेंट वो लिए, उन दोनों को ज्वाइन किया, उनका अलग अलग टेम्परेचर, तो वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो उस ईएमएफ से अपन रीडिंग ले लेते हैं। तो थर्मोकपल क्या करेगा, ईएमएफ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक वोल्टेज इस पे वर्क करेगा, इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। थर्मिस्टर रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा, कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये PQRS, ये अननोन होता है अपना, ये अपन इसको कैलिब्रेट करते हैं, कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेट करेंगे इसको अपन, और ये फिक्स है अपने, तो P/Q बराबर R/S, तो ये अननोन है, इसको अपन यूज कर लेंगे इसकी हेल्प से। कैसे कि अपन इसकी जो रीडिंग होगी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 लेके आएंगे, किसकी हेल्प से, इसको चेंज कर करके, तो और इस प्रिंसिपल का यूज करके अपन अननोन टेम्परेचर को यूज कर लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस से कैसे करा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन होता है अपने पास, ठीक है ना, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हियर। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लिया अपन ने, गैस आइडियल गैस इक्वेशन लगाया, PV बराबर MRT। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इज ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, प्रेशर की हेल्प से अपन टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो प्रेशर हो जाएगा इसके लिए, इसका प्रेशर, इसका रेजिस्टेंस 2 1 3 4 2 1 कहाँ मिल रहा, 3 4 2 1, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए न्यू टेम्परेचर स्केल से रो डिग्री द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक इतना इतना, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं अपने को, ठीक है, करेक्ट। कोरिलेट दिस स्केल विथ, कोई भी स्केल वाला क्वेश्चन आए, अगर किसी को किसी चीज के साथ रिलेट करना हो तो एक ही फंडा याद रखना, आइस पॉइंट और मतलब आइस पॉइंट बोल लो या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपन को याद होना चाहिए, कोई गिवन होगा और उससे अपने को किसी में भी रिलेट कर सकते हो आप, जैसे सेंटीग्रेड में करवा रहा है, तो देखो रो डिग्री लिया अपन ने, जिसको जो टेम्परेचर गिवन है वो माइनस, उसके बाद लेंगे अपन आइस पॉइंट या इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन वही स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इक्वल किसके करो, वो जिसमें कन्वर्ट करना है वो स्केल ले लो, डिग्री सेल्सियस में करना है यहाँ पर, ये माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब देखो डिग्री सेल्सियस के अपने को पता है, आइस पॉइंट क्या होता है उसका 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट क्या होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो वही इसका दे रखा है अपने को। तो देखो किसको कन्वर्ट करना है, freezing point of water under 100 degree and this correlate scale with the reading of 0 degree on the centigrade scale, ठीक है। 0 डिग्री रो की निकालनी है अपने को, तो ये कितना दिया है 0 माइनस आइस और फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है उसने 100 अपॉन ये कितना दे रखा है 300 माइनस 100 इक्वल टू, इसको नीचे करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ उसको मैं, ठीक है। देखो 0 डिग्री रो के करस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस कितना होगा ये देखना है, तो 0 डिग्री, ठीक है, रो माइनस ये कितना था 100 अपॉन ये कितना है 300 माइनस ये है अपना 100 बराबर डिग्री सेल्सियस में अपने को निकालना है क्या आएगा माइनस ये अपना 0 और ये हो जाएगा अपना 100 माइनस 0। ओके, तो देखो क्या आया, ये अपना आ गया माइनस 100 अपॉन ये कितना आया 200, ठीक है, 300 माइनस 100 200, और ये कितना है अपना 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, ठीक है।
तो ये गया, ये गया, ये गया, तो डिग्री सेल्सियस में कितना देखेगा ये, माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 50 डिग्री दिखाएगा। ओके, अब देखो 50 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब माइनस नहीं दिया है इसने ऑप्शन में, तो आप मान के साइन को रेगुलेट करते हो 50 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। वैसे एग्जैक्ट आंसर -50 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Practically, it is not feasible to design an engine which closely follows the Carnot cycle for the following reasons। वो बोल रहा है कि कार्नोट साइकिल को डिजाइन करना पॉसिबल क्यों नहीं है। कार्नोट साइकिल क्या है, एक आइडियल साइकिल है जिसमें क्या होता है, 4 प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल, 2 आइसेंट्रोपिक। ठीक है, टीएस डायग्राम बनाया मैंने, ये 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, 1 से 2 ये लो, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन। ठीक है, 4 to 1 ये अपना क्या है, कार्नोट साइकिल है। तो क्या है इसमें, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो करना पड़ेगा अपने को, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक बहुत फास्ट करना पड़ेगा कि हीट लॉस होने का टाइम ही ना मिले। तो साइमल्टेनियसली एक बहुत स्लो, एक बहुत फास्ट, इस तरह के प्रोसेस करना, इस तरह का साइकिल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो अपने को वही मैच करना है। इसमें क्या बोल रहा है वो, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एनर्जी को जो ट्रांसफ़र करवाना बहुत मुश्किल है, मैंने बताया था, समझाया था भी आपको। तो ये अपना ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस आर वेरी फास्ट। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि बहुत मतलब अपने को हीट लॉस होने का टाइम ही ना मिले, उसको इतना फास्ट कराना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। थर्मल एफिशिएंसी तीसरा बोल रहा है, तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। इट मेक्स यूज ऑफ स्मॉलर प्रेशर रेशियो, तो ये रिलेवेंट है अभी, इसमें कोई इसका कुछ वो नहीं है। प्रेशर रेशियो अपने कोई भी अचीव कर सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। तो जो कार्नोट की बात कर रहे हैं अपन, तो कार्नोट के केस में तो थर्मल एफिशिएंसी किसका फंक्शन है, सोर्स और सिंक टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉट बोल रहा है वो। तो अपने आप ऑप्शन कौन से बोलेंगे, 1 and 2। तो 1 and 2 ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इंजन दे रखे हैं अपने को ए बी सी, जो कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस पे वर्क कर रहे हैं, कार्नोट साइकिल पे। और वो वर्किंग सब्सटेंस का यूज करते हैं, आर्गन, ऑक्सीजन और एयर। तो वो बोल रहा है कि किस इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना हमेशा, जो कार्नोट इंजन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होता है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या वर्किंग सब्सटेंस डाल रहे हो, उसकी एफिशिएंसी हमेशा सेम आएगी कार्नोट की। ओके, तो ऑल इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हीट सोर्स H कैन सप्लाई 6000 किलोजूल पर मिनट एट 300 डिग्री सेल्सियस and another heat source H2 can supply 60,000 kilojoule per minute at 100 degree Celsius. Which one of the following statement is correct if the surrounding are इतना। वो बोल रहा है एक हीट सोर्स है अपने पास, ये वाला H1। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कितने पर है, ये H1 हीट सोर्स है, ये इंजन मान लेता हूँ उसको, ये इंजन 1 है कोई, ये कितना है 300 डिग्री सेल्सियस पर है। ये हीट कितना दे रहा है अपने को, सप्लाई 6000 किलोजूल पर मिनट। ओके, और किधर इसका सोर्सिंग टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेयर 27 डिग्री सेल्सियस। तो अपन यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इसकी, कितनी आएगी, अगर इसको T1 मानता हूँ मैं और इसको T2 मानता हूँ तो मैं, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे आप, तो 1 - T2 कितना आएगा, 300 अपॉन ये कितना हो जाएगा 300, तो 573। ओके, तो ये वैल्यू आएगी अपनी इसको सॉल्व करते हैं 0.47 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ओके, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है वो, ये कितने पर है,
100 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर अपन ने कैसा किया, कार्नोट मान के किया है इसको, ठीक है। ये कितना दे रहा है, 60,000 दे रहा है, ठीक है। ये अपने पास इंजन है E2 कोई, ये भी सराउंडिंग में भेज रहा है, जो भी भेज रहा है। तो ये क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी इसकी 1 माइनस T2/T1 किया अपन ने, तो वैल्यू आई अपनी 1 माइनस T2 कितना है 300 है, T1 कितना हो जाएगा 373। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। अरे 373, तो ये वैल्यू आएगी अपनी, ये वैल्यू आएगी 0.19 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो देखो एक एफिशिएंसी ये आ रही है, एक एफिशिएंसी ये आ रही है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन कर रहे हो आप कि जो सेकंड हीट सोर्स है उसकी एफिशिएंसी कम है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द हीट सोर्स हैव द सेम एफिशिएंसी, नो, बोथ दोनों के सेम एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर लिमिट ही दोनों की अलग अलग है, ठीक है। द फर्स्ट हीट सोर्स हैज लोअर एफिशिएंसी, नहीं, दोनों में कंपेयर करोगे तो सेकंड की कम है। द फर्स्ट हीट सोर्स प्रोड्यूस हायर पावर, तो अपना एक ऑप्शन सिंगल करेक्ट चॉइस आंसर है अपना, ये आंसर ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। तो सेकंड हीट सोर्स हैज लोअर एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, कहीं पे या कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ट्रांसफर हो रही है, तो क्या क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है अपना एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एनर्जी तो हमेशा कंजर्व ही रहेगी, कैसा भी प्रोसेस हो चाहे वो, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, पहला ठीक है। एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व्ड, ये भी ठीक है, एंट्रोपी कभी कंजर्व नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो हीट मतलब फाइनाइट हीट ग्रेडियंट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी, कंजर्व्ड नहीं होगी, तो एंट्रोपी कंजर्व नहीं होगी, ये भी ठीक है। ओके, द अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, जब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो अवेलेबिलिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, अवेलेबल वर्क कम हो रहा होगा, तो अवेलेबिलिटी भी कंजर्व नहीं होगी। तो 1 2 3 डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू। तो एंट्रोपी जो यूनिवर्स की है वो हमेशा क्या करती है, मैक्सिमाइज होने का। अपन ने कई जगह थ्योरी में भी आपने पढ़ा है कि एंट्रोपी जो है हमेशा यूनिवर्स की बढ़ रही है, ठीक है ना, मैक्सिमाइज होने की कोशिश करेगी। तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू बी मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रही है अपनी एक तरह से। तो जो क्वालिटी है एनर्जी की, जो अपने पास एनर्जी थी, उसके दो पार्ट हैं, एक तो लॉस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, अपन यूज कर रहे हैं। तो जो लॉस हो रहा है वही तो एंट्रोपी को इंक्रीज करवा रहा है। तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्वालिटी डिग्रेड हो रही है उसकी, तो एनर्जी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है अगर एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज करती है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। अपने को क्या क्या कुछ प्रोसेस दिए हैं, उनको अपने को चेक करना है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, कोई भी नैरो रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से कोई फ्लो होना अपना थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। एसएफई से अपन देख सकते हैं, एसएफई क्या बोलती है, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट बराबर एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पोजीशन पे देख लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क। तो देखो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता, इंसुलेटेड मान के चलते हैं, कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होता है। तो H1 बराबर क्या निकल के आया, H2, मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो इसके लिए आ जाएगा कांस्टेंट एंथैल्पी, आइसेंथैल्पी का मतलब इसका आ जाएगा 4। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट,
एंट्रोपी कांस्टेंट किसमें है, नो चेंज इन एंट्रोपी, इसका मतलब ये तो हुआ। तो इसका आ जाएगा 2। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है अपना, अपन ने कोई भी एक कंटेनर लिया, यहाँ वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है, अगर इस वैक्यूम के अगेंस्ट ये एक्सपेंड हो जाती है तो उसको बोलेंगे अपन फ्री एक्सपेंशन। तो इसके लिए कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, ये इंसुलेटेड मान के चलेंगे, एजम्पशन है कि इंसुलेटेड है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन के लिए कोई भी वर्क डन नहीं होगा, इसमें वर्क डन वाला ऑप्शन मैच करता है तो वर्क डन नहीं होगा, तो इसके लिए 1 हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल अपन ने पहले भी देख रखा है, इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। कैसे, du बराबर क्या होता है, mcv dt। अब आइसोथर्मल तो dt 0 हो जाएगा, तो du बराबर क्या आ गया, 0। तो du 0 है मतलब u1 बराबर u2, तो मतलब कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी रहेगा, तो इसका हो जाएगा 3, 4213, 4213, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल इज शोन इन फिगर, शोन इन द गिवन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अपने को टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम दिया गया है और बोल रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करो। तो देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। ये लो, देखो ये प्रेशर लिया, ये वॉल्यूम लिया अपन ने। देखो 1 से 2 क्या हो रहा है, 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होगा, हमेशा हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक कर्व होगा। 1 से 2 ये बना लिया अपन ने, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये बना लिया। अब देखो क्या हो रहा है, कैसे करेंगे अपन, डी क्यू बराबर क्या होता है अपना, टी डी एस होता है, ठीक है। तो अब एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी हो रही है डिक्रीज और टेम्परेचर कांस्टेंट, डिक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है। ओके, हीट रिजेक्शन हो रहा है अपना 1 से 2 प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो आगे और बनाते हैं और मैच करते हैं। 2 से 3 क्या है, 2 से 3 प्रोसेस कैसा है, टेम्परेचर और एंट्रोपी पे। हाँ 1 से 3 देख लो एक बार, 2 से 3 और 3 से 1। 3 से 1 कैसा, कांस्टेंट एंट्रोपी, आइसेंट्रोपिक। ये भी कैसा होगा पीवी डायग्राम में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है, हाइपरबोलिक ही होता है, मतलब पैराबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक जैसा कर्व ही होता है उसका। अब ये ध्यान रखना, एक आइसोथर्मल एक हाइपरबोलिक है, अपन को ऑप्शन से मैच करना है। दोनों में ध्यान रखना कि हाइपरबोलिक का ज़्यादा, मतलब जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है उसका स्लोप ज़्यादा होगा और आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा। देखो अब देखो दूसरी बात क्या है, टेम्परेचर क्या कर रहा है इसका, डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो अब देखते हैं, आ जाओ, 1 से 2 ये रहा और 3 से 1 ये रहा। अब दोनों का स्लोप देखो, स्लोप किसका ज़्यादा है, तो देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये अपना रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो 2 से 3 जाते हैं अपन अगर, तो 2 से 3 प्रोसेस अपना है। हाँ अब 2 से 3 क्या हो सकता है, 2 से 3 तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में या तो क्या हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है या कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है। तो देखो अब देखो करते हैं, अब मैच करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वाला उसको सूट कर रहा होगा। तो 1 से 2 गए, 1 से 2 गए अपना हाइपरबोलिक कर्व आया। 2 से 3 क्या आया, कांस्टेंट प्रेशर, और 3 से 1 क्या आया, फिर से हाइपरबोलिक आया। ओके, ये बन सकता है अपना, लेकिन इसके बाद आप दूसरी कंडीशन देखते हैं। 1 से 2 गए, 2 से 3 कैसा आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक है, लेकिन 3 से 1 कैसा आ रहा है, ये वर्टिकल कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 3 से 1 ये भी नहीं हो सकता, सिमिलरली 3 से 1 ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर। 1 से 2 गए, 3 से 1 गए। अब देखो स्लोप देख लो, इसका स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, वैसे भी देख सकते थे आप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। अपने को ऑप्शन में कुछ डेफिनेशंस दिए हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, अपन देखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट देखें अगर अपन, तो देखो ऑल 3 फेजेज एग्जिस्ट, नहीं ये नहीं है। फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर आर आइडेंटिकल, हीटिंग प्रोसेस वेयर सॉलिड गेट्स डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस फेज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर्स आर आइडेंटिकल, ये सही है। देखो अपन कोई भी वेट
ये डायग्राम बनाते हैं तो ये अपना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। इधर होता है लिक्विड, इधर होता है वेपर, ये वाली जो लाइन होती है इस पर होता है सैचुरेटेड। तो इस पॉइंट पर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो इसका हो गया, ए का हो गया 3। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब देखो, हीटिंग प्रोसेस वेयर सॉलिड गेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर टू गैसियस फेज। जो अपना कपूर देखा होगा आपने, उसमें सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से वो सीधा वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन अपन पढ़ रखे हैं बहुत पहले, ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ओके। तो ऑल 3 फेजेस एग्जिस्ट, इसका 1 हो गया। मेल्टिंग क्या है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना बिल्कुल सिंपल है, तो इसका डी का हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सी फेज पी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ रिलेटेड बाय गिब्स फेज रूल एज। गिब्स फेज रूल क्या होता है अपना, तो गिब्स फेज रूल क्या बोलता है कि P प्लस एफ बराबर C प्लस 2। सबको याद करने का अलग अलग ट्रिक है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, प्रोविडेंट फंड अपने को कैश देगा तो P प्लस एफ, प्रोविडेंट फंड बराबर कैश मिला C प्लस 2। इसको अपने ऑप्शन के हिसाब से मैच कर सकते हो आप, जैसे भी दिया गया है। तो P प्लस एफ माइनस C इक्वल टू 2 किसको मैच करता है, ये डी ऑप्शन को मैच करता है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, वो नंबर ऑफ फेजेज है, F अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं अपने। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ जितनी प्रॉपर्टी चाहिए उनको बोलेंगे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है वो, एक रियल गैस है, वो परफेक्ट गैस लॉ को कैसे ओबे करेगी, कैसे फॉलो करेगी। तो अपने पास क्या है, अपन देखो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर अपनी जो परफेक्ट रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना। कैसे फॉलो करेगी लॉ को, क्योंकि जो आइडियल गैस के टाइम पे अजम्पशंस माने गए थे वो इन कंडीशंस में वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या माने थे अपन ने, जैसे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है मॉलिक्यूल के जो वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे जो मॉलिक्यूल्स टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन में वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो वो इन कंडीशंस में फुलफिल होता है। दैट्स व्हाई दीज आर 2 कंडीशंस विच ओबे रियल गैस, ठीक है, एज ए परफेक्ट गैस। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। थैंक यू सो मच।